अब तक हम लोगों ने जो बात की है वो दो फंडामेंटल राइट पर बात की। एक समता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार कहां तक है? 14, 15, 16, 17, 18, जिनमें से विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये समता का प्रारूप भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध। क्योंकि हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 14 में कोई क्वालिफिकेशन इस आर्टिकल के शब्दों के शुरू होते समय था ही नहीं। उसमें कुछ नहीं कहा था कि भारत का नागरिक कोई व्यक्ति कुछ नहीं। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में विधियों के समक्ष समता होगी और विधि का समान संरक्षण उपलब्ध होगा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में। इसका मतलब यह हो गया कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कोई हो, उसे विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता ये हासिल रहेगी। लेकिन समता के अन्य प्रारूप जो अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में थे वे सबको उपलब्ध नहीं थे। क्योंकि अनुच्छेद 15 सीधे घोषणा कर रहा था कि राज्य अपने नागरिकों में जहां तक विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण इसे उपलब्ध कराने की बात थी, तो राज्य की जो अवधारणा थी वो इस ढंग की थी कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई हो, हम विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता ये सबको देंगे। और ये बात ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब हम लोग स्टोइक विचारधारा ये पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टोइक विचारधारा जो रोम में डेवलप हुई थी वहां इस प्रकार की बात दिखाई देती है कि समानता की बात, तो वो स्टोइक विचारधारा से प्रभावित चीज अनुच्छेद 14 में दिखाई देती है कि विधियों के समक्ष समता। लेकिन विधियां सबके लिए एक हो ये बात नहीं है। भारतीयों के लिए विधियां कुछ हो सकती हैं और विदेशियों के लिए विधियां कुछ हो सकती हैं। हां, ये ठीक है कि विदेशी इस वर्ग में जो आ गया उसमें हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि अमेरिकन के साथ हम अमुक प्रकार का व्यवहार और साथ जो अंडर डेवलप्ड ठीक है कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड होने के प्रोसेस में अभी बहुत पीछे हैं उनके नागरिकों के साथ हम कोई और भेदभाव करें या कोई और बर्ताव करें यह नहीं होगा। लेकिन वर्गीकरण हो सकता है, ठीक है, यह अनुच्छेद 14 यही अनुमति देता है। और 15 यहां जो समानता का प्रारूप है, यहां जो समता का प्रारूप है वो बदला हुआ है। वहां नागरिकों की बात होने लगी है। राज्य अपने नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब राज्य के पार्ट पर जो कुछ अपेक्षित है वो सिर्फ इतना कि राज्य अपनी ओर से कोई ऐसा एक्शन न करे जिसे विभेद कहा जा सके, यानी एक निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये राज्य के ऊपर है। राज्य से सकारात्मक ढंग से कुछ करने की अपेक्षा नहीं है। हमने आपसे कहा था कि आपसे दो प्रकार से कार्य करने की अपेक्षा हो सकती है। एक, सकारात्मक ढंग से आप कार्य करें इस प्रकार की अपेक्षा ये की जा सकती है, और दूसरा, आप विघ्न उत्पन्न न करें, आप कुछ अपनी ओर से ऐसा न करें कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई बाधा ये उत्पन्न हो जाए। तो यहां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनुच्छेद 15 में वो कहती है नकारात्मक है, निगेटिव है।
राज्य से सकारात्मक ढंग से कुछ करने की अपेक्षा नहीं है। यह नहीं कहा कि राज्य अमुक काम करेगा, यह कहा कि राज्य अपने नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। क्यों? नागरिक ईश्वर के यहां से समान होकर ही आए हैं, ठीक है, उन्हें समान करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें असमान के रूप में ट्रीट ये न करें। तो एक निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर रखी गई है कि राज्य, ठीक है, केवल जाति, केवल लिंग, केवल भाषा, केवल जन्म स्थान, ठीक है, हो सकता है जन्म स्थान न भी हो, 16 में हो, ठीक है, इनके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो the responsibility which has been imposed by Article 15, that is negative in nature, that is not positive, ठीक है, and that is limited to Indian national, विदेशियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा है। 14वीं वर्गीकरण की अनुमति दे रहा है। इसलिए समानता का यह प्रारूप अलग ढंग का है जो भारतीय नागरिकों तक सीमित है, लेकिन है ये समानता का ही प्रारूप, ठीक है ये समानता का ही विस्तार, या यूं कहें समानता के पेड़ की ही एक शाख है, ऐसे कहें। और कुछ वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, उनकी विशेष जरूरतों को देखते हुए जब जरूरत, तब कुछ सामर्थ्यकारी उपबंध 15(3), 15(4) और 15(5) इसके माध्यम से अधिनियमित किए गए। लेकिन मुख्य आर्टिकल 15(1), 15(2) यही है, और उसमें भी कहा केवल धर्म, केवल जाति। इसका मतलब यह हुए कि अगर स्पेसिफिक सिचुएशन में धर्म और जाति के आधार पर विभेद करना भी पड़े तो दैट कैन बी डन, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। केवल धर्म ये कहा, केवल पर्टिकुलर रिलीजन, इसके कारण से कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ऐसा अनुच्छेद 15 में हम लोगों ने देखा था। और फिर समानता का ही विस्तार देखा था 16 में, और चूंकि वो रोजगार का फील्ड था इसलिए उसका विस्तार भी भारतीय नागरिकों तक सीमित रखा गया, क्योंकि सबको रोजगार देने के लिए हमारे देश के संसाधन नहीं है, ठीक है। सब लोग भारत में शामिल हो जाए तो सबको देंगे, ये थोड़ी है कि हम संसाधनों के मामले में एक निश्चित भूभाग में स्थित संसाधनों का ही उपयोग कर सकते हैं, और उन संसाधनों पर हिस्सा बटाने पूरी दुनिया से लोग आने लगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। इतने कोई घुसपैठिया जो विदेशी नेशनल है, या तो हमारा कोई उसके प्रति ऐतिहासिक दायित्व हो, ठीक है। जैसे जब पार्टीशन हुआ तब कांग्रेस ने यह एश्योर किया देश को कि जो जहां है वो वहां सुरक्षित रहेगा। अगर कोई हिंदू, कोई सिख पाकिस्तान में, तो वहां भी उसके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही जिन्ना और गांधी दोनों ने देश को एश्योर किया। तो वहां जब धर्म के आधार पर हिंदू या सिखों के साथ भेदभाव हुआ तो उन्हें रिहेबिलिटेट करना यह हमारी ही जिम्मेदारी है, तो यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। क्यों? आपकी वजह से वो वहां रहे, आपके एश्योरेंस 15 अगस्त 1947 तक यही रहे कि कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो वो भी छोड़ के यहां चले आते जैसे सब लोग आए। तो चूंकि वो भारत का हिस्सा रहा है, इसलिए अगर कोई ऐतिहासिक जिम्मेदारी भारत पर है तो वो बात अलग है। अदरवाइज
भारत के संसाधनों पर भारत के नागरिकों का हक है, या तो पूरे देश के संसाधनों पर हमें हक दे दीजिए, तो पूरे देश की जनता का पालन पोषण करना यह भी हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। संसाधनों के मामले में आप कहें एक निश्चित भूभाग में इतने संसाधनों का ही हम उपयोग करेंगे और दुनिया भर के लोग यहां आ जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए 16 भारतीय नागरिकों की बात करता है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। हां, भारत के नागरिकों में एम्प्लॉयमेंट देने में किसी जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, तो वो भी समानता का ही विस्तार है। इसके बाद अस्पृश्यता 17 और उपाधियों का अंक 18। तो ये समानता का अधिकार था जो 14 से लेकर 18 तक विस्तृत होता रहता है और समानता के विभिन्न प्रारूप वहां दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई उपाधि लेकर ईश्वर के हाथ से नहीं आया, इतने कोई उपाधि धारण नहीं की जाएगी सिवाय सैन्य और शैक्षिक उपाधियों के, बाकी कोई उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा समानता के अधिकार का विस्तार हम लोगों ने 14 to 18 देखा था। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात चली, 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी गई। ठीक है, वो कहां? अनुच्छेद 19 में। और फिर व्यक्ति पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं, तो अगर उस पर आपराधिक आरोप हैं तो उसे किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त रहेंगी? 20। ठीक है, 20 3 इंपॉर्टेंट स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है जो उस व्यक्ति को प्राप्त है जिस पर आपराधिक आरोप है। उसके बाद 21 और 21 तो आपने देखा कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन दो शब्दों में सब कुछ शामिल हो गया। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इन शब्दों की व्याख्या से सर्वाधिक फायदा जो हुआ वो कहां हुआ? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको सुधारने में, कारागारों की दशा उसे सुधारने में, रिमांड होम, ठीक है, मेंटल असाइलम, इन सब की दशा को सुधारने में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इन शब्दों की व्याख्या का व्यापक असर हुआ है। ठीक है, चूंकि जो आपराधिक न्याय प्रशासन है इससे सर्वाधिक व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो आपराधिक न्याय प्रशासन इसमें जबरदस्त रिफॉर्म ये दिखाई दिया है। 21 के बाद जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसकी व्याख्या मेनका गांधी में है। उसके बाद 22 देखा हम लोगों ने, वहां क्या कहा? जबकि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। 20 और 22 के बीच फर्क है। 20 गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का वर्णन नहीं करता, वो अपने को सिर्फ सीमित रखता है यहां तक कि जिस पर आपराधिक आरोप, ठीक है, उसे भूतलक्षी प्रभाव की विधियों के अनुसार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसे एक बार दंडित करने के बाद दोबारा उसी काम के लिए फिर दंडित नहीं किया जाएगा। उसे अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश यह नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 कुछ नहीं कहता। गिरफ्तार व्यक्ति, इसके क्या अधिकार होंगे, वो गिरफ्तार क्यों है, इससे मतलब नहीं है। गिरफ्तार है, बात खत्म। तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या हो सकते हैं? ये 22, 1 और 2, फिर 1 2 किन्हें उपलब्ध नहीं है, ये 22 3, फिर
प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिसको रखा गया है उसके अधिकार क्या होंगे, ये 22(4), और उसे इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और एज सून एज पॉसिबल उसे डिटेंशन के ग्राउंड्स दिए जाएंगे 22(5), और डिटेंशन ग्राउंड जिन तथ्यों पर आधारित हैं यदि उनका प्रकटन लोकहित में अनुचित हो तो नहीं किया जाएगा या डिटेनिंग अथॉरिटी न करने का निर्णय ले सकती है। ऐसा विशेषाधिकार 22(6) और संसद द्वारा बनाई गई विधि इसके अनुसार ही डिटेन किया जाएगा। 22(4) में भी लिखा संसद द्वारा बनाई गई विधि कैसी होगी, क्या होगी, उसका विस्तार से मसला 22(7), और अब जो बात चलेगी वो 23 की बात चलेगी। हमने आपसे कई बार कहा कि पहली जरूरत आदमी की होती है रोटी, पहली जरूरत उसकी होती है, ठीक है, शरीर की स्वतंत्रता। तो आप देखेंगे कि 1982 से पहले 23 और 24 इस विषय पर उच्चतम न्यायालय या देश की जनता का ध्यान गया ही नहीं। 1982 से पहले आपको कोई प्रोमिनेंट प्रोनाउंसमेंट, कोई प्रमुख निर्णय 23 से 24 पर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता को 32 साल हुए और 32 साल में ऐसे ही चलता रहा, आपने देखा ही है, ठीक है। तो 1982 तक कोई विशेष बात 23 और 24 को लेकर नहीं है। जो 23 और 24 का डेवलपमेंट है ये 1982 के बाद दिखता है। 23 और 24 ये 26 जनवरी 1950 को ही भारत के संविधान में शामिल किए गए, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हुए थे उन सारे लोगों की दशा देखी थी, जिनकी दशाओं में सुधार 23 और 24 में वर्णित शब्दों के माध्यम से आ सकता है। इसीलिए उन्होंने 23 और 24 जैसे आर्टिकल इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखा, लेकिन इन पर सम्यक ध्यान ये 1982 में ही आया। एक विशेष बात जो आप 14 से लेकर 19 तक देखेंगे वो ये है कि अगर 17 और 18 को हटा दें तो स्टेट पर निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट से यह अपेक्षा नहीं है कि वो अपनी ओर से कुछ करे, बल्कि 14 से लेकर 19 तक जो राज्य पर दायित्व है वो ये कि वो ऐसा कुछ न करे कि नागरिकों को वे अधिकार जो उन्हें जन्म से प्राप्त प्राकृतिक अधिकार के तौर पर उनका, ठीक है, कहीं अतिक्रमण हो, और यदि राज्य को उसकी अनुमति कहीं मिली है तो वो सामाजिक हित में, सोशल इंटरेस्ट में मिली है। 14 से लेकर 19 तक 17-18 छोड़ने के बाद अगर हम ये देखें तो सिचुएशन ऐसे ही नजर आती है। लेकिन 23, 17 और 18 ये जिस ढंग की बात करते हैं या ये जिस फैक्ट सिचुएशन में लागू होंगे, जिस तथ्य स्थिति में लागू होंगे, वो तथ्य स्थिति ऐसी है कि उसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, यानी जो जनता के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी 17, 18 और 23 इनमें वर्णित मूल अधिकारों का वायलेशन ये किया जा सकता है। अब चूंकि मूल अधिकार देश की मूल विधि में है और मूल विधि किन्हीं दांडिक उपबंधों का उल्लेख नहीं करते,
क्योंकि हमने आपसे कहा था कि मूल विधि का गठन, ठीक है, डेली दैनंदिन जो शासन व्यवस्था है, डेली की हिंदी होती दैनंदिन, दैनंदिन जो शासन व्यवस्था उसके संचालन के लिए नहीं होती। मूल विधि इसलिए गठित की जाती है कि वे शासन के अंग जो दैनंदिन शासन व्यवस्था को चलाएंगे उनका गठन कैसे होगा। जो दैनंदिन शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, शासन के व्यंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो राज्य की ओर से जो अंग दैनंदिन शासन व्यवस्था को चलाएंगे, आखिर उनका गठन किस प्रकार होगा, उनके परस्पर संबंध किस प्रकार के होंगे, उनके परस्पर कर्तव्य किस प्रकार के होंगे, उनका जनता के प्रति क्या कर्तव्य होगा, जनता का उनके प्रति क्या कर्तव्य होगा, इस सब वर्णन के लिए देश की मूल विधि, जिसे संविधान नाम दिया जाता है, उसका अधिनियमन किया जाता है। और कुछ ऐसे अधिकार जो इतने इंपॉर्टेंट समझे गए हैं कि उनको प्रत्याभूत करना मूल विधि ने, उनको गारंटीड करना मूल विधि ने अपने विषय क्षेत्र में माना है, ताकि कोई राज्य उनका उल्लंघन न कर सके। उन्हें ही मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया। लेकिन अगर उनका उल्लंघन हो, तो अगर उनका उल्लंघन राज्य के द्वारा स्वयं किया जा रहा है, अर्थात जहां पर राज्य पर निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा कोई काम न करे जो मूल अधिकारों के रूप में गारंटीड राइट्स का वायलेशन करता है, तो वहां तो राज्य को रोका जा सकता है। लेकिन अगर कोई अधिकार जिसे मूल अधिकार माना गया है वो इस प्रकृति का है, इस नेचर का है कि उसका उल्लंघन प्राइवेट इंडिविजुअल्स इनके द्वारा भी किया जा सकता है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सिर्फ रोका जाना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मूल विधि का वायलेशन किया, ऐसे राइट का वायलेशन किया जो प्राकृतिक अधिकार माना गया। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को दंडित करना भी ठीक माना जाए। और दंडित करना ये सामान्य काम है। कितना दंड दिया जाएगा, किस प्रकार दंड दिया जाएगा, इस सब का विनियमन करना ये सामान्य काम है। इसलिए मूल विधि में सिर्फ इतना उल्लिखित किया कि अनुच्छेद 17 का अगर वायलेशन होता है या अनुच्छेद 23 का अगर वायलेशन होता है तो विधि बनाकर ऐसे लोगों को जो ऐसा वायलेशन करेंगे उन्हें दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मूल विधि में और कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। हाँ, राज्य अगर वायलेशन, अगर मूल अधिकार की प्रकृति ऐसी कि उसका राज्य ही वायलेशन कर सकता है, ठीक है, तो फिर राज्य ही वायलेशन कर सकता है, या यूं कहें राज्य भी उसका वायलेशन कर सकता है, तो अन्य लोग वायलेशन करेंगे तो उनसे तो हम निपट लेंगे। लेकिन राज्य अगर वायलेशन करेगा तो चूंकि राज्य एक अमूर्त संकल्पना है, उसे हम दंड तो दे नहीं पाएंगे। इसलिए अनुच्छेद 32 में लिखा है कि राज्य को उस प्रकृति के काम करने से आगे के लिए रोका जा सकेगा। और अब एक नई बात शुरू हो रही है कि राज्य अगर अपने दायित्व का वायलेशन करता है, और फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट है जो कि अनुच्छेद 14 और 21 के रूप में संविधान में शामिल किया गया, तो कंपनसेशन देने की बात भी प्रारंभ हो गई है, प्रतिकर देने की बात भी प्रारंभ हुई है, ताकि और अधिक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन फंडामेंटल राइट्स का हो सके। लेकिन जहां तक ऐसे फंडामेंटल राइट्स का सवाल है जिन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन इंडिविजुअल ये भी कर सकते हैं, ठीक है, राज्य के अलावा, तो वहां दंडित करने की बात कही गई है।
17, 23, 18 में दंडित करने की बात नहीं है, लेकिन 17 और 23 दोनों जगह है। ठीक है, आप 23 पढ़ेंगे तो कहता है मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट के फॉलोअप के लिए आप देखेंगे विभिन्न विधियां बनी, क्योंकि बेगार, 3 शब्द यहां उपयोग किए, बेगार, बलाश्रम और मानव का दुर्व्यापार, 3 शब्द। और मानव का दुर्व्यापार ये भी अनेक प्रकार का हो सकता है। बच्चों का दुर्व्यापार ये भी मानव का दुर्व्यापार कहलाएगा, स्त्रियों का दुर्व्यापार ये भी मानव का दुर्व्यापार कहलाएगा, पुरुषों का व्यापार ये भी मानव का दुर्व्यापार कहलाएगा। फिर दुर्व्यापार के उद्देश्य के आधार पर अनैतिक प्रयोजनों के लिए स्त्रियों का दुर्व्यापार ये भी दुर्व्यापार है, अनैतिक प्रयोजनों के लिए पुरुषों का दुर्व्यापार या बच्चों का दुर्व्यापार ये भी दुर्व्यापार है। फिर और आ जाइए, ठीक है, जबरदस्ती काम कराने के प्रयोजनों से दास के रूप में मानव को दुर्व्यापार ये भी दुर्व्यापार है। यानी उद्देश्यों के आधार पर भी दुर्व्यापारों की कैटेगराइजेशन किए जा सकते हैं। ठीक है ना, उद्देश्य के आधार पर। ऐसे ही बलाश्रम, हमने आपसे जबरदस्ती काम कराया, भले ही पैसे दिए, तब भी बलाश्रम है। ठीक है, क्योंकि बल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, आईपीसी में जो बल की डेफिनेशन है वो आईपीसी के लिए है। अदरवाइज बल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हमने कहा था किसी भी शब्द या गतिविधि की परिभाषा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उस शब्द या गतिविधि को ध्यान से देखना चाहिए, और उसके बाद जो कुछ गतिविधि में किया जा रहा है उसको शब्दों में बांधिए, परिभाषा अपने आप बन जाती है। तो कोई बल का प्रयोग करता है, यह कब कहा जाता है, जबकि संबंधित व्यक्ति के समक्ष मौजूद विकल्प जो कि संबंधित काम को करने या न करने के संबंध में उसे प्राप्त है, उनको समाप्त करके कोई व्यक्ति एक दिशा में उसे काम करने को विवश कर देता है, तो यह विवशता किसी भी तरीके से उत्पन्न की जाए, ठीक है, इसे बल का प्रयोग ही कहा जाता है। ये विवशता किस प्रकार उत्पन्न हो रही है इससे मतलब नहीं है। 2 बात इसेंशियल है, एक मानव के समक्ष कार्य को करने या न करने के संबंध में जो विकल्प मौजूद है उनको खत्म कर देना, और दूसरी बात विकल्पों का खत्म होना बल के प्रयोग से हो, और इसके माध्यम से व्यक्ति को एक दिशा में कार्य करने के लिए ही मजबूर कर दिया जाए। यदि ऐसा कभी होता है तो यह बल का प्रयोग कहलाता है। तो बलाश्रम हमने, आप किसी भी कीमत पर अमुक काम करने को राजी नहीं है, आप कहते हैं हम किसी भी कीमत पर यह काम नहीं करेंगे, तो हम कीमत दे रहे हैं, इससे क्या, हमारी इच्छा तो नहीं। तो अगर आप किसी भी ढंग से चाहे अपने शारीरिक बल के द्वारा या कानून के बल के द्वारा, ठीक है, हमें मजबूर करते हैं कि हम एक दिशा में काम करें, मेरे समक्ष काम को करने या न करने के संबंध में जो विकल्प मौजूद हैं आप उन्हें खत्म कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बलाश्रम हमसे करा रहे हैं। ठीक है, छोटे शब्द नहीं है। मानव का दुर्व्यापार,
हमने देखा उद्देश्य के आधार पर, प्रकारों के आधार पर, ठीक है, अलग अलग किस्म का हो सकता। और कहा बेगार, ठीक है, बलाश्रम आप पैसा देकर भी करा सकते हैं। पैसा देना ये बलाश्रम को खत्म करता है, ये नहीं कहा जा सकता। और बेगार ये एक अन्य फॉर्म है, एक अन्य प्रारूप है किसका? बलाश्रम का ही। जैसे समानता के अनेकों प्रारूप हैं, ऐसे ही बलाश्रम का ही एक प्रारूप है बेगार। और ये बेगार में क्या होता है? कल हमने आपसे कहा था, या तो किसी इंस्टीट्यूट की उद्देशिका करें, या तो किसी इंस्टीट्यूट की जो परिभाषा खंड है उसी में विधायिका स्वयं किसी शब्द का अर्थ बता दे, तो आप पूरे इंस्टीट्यूट में शब्द का वही अर्थ लेंगे जो इंस्टीट्यूट में बता दिया। जैसे बल आईपीसी में बता दिया, तो वहां आईपीसी या न्याय संहिता में जब बल की बात चलेगी तो आप उसी बल की बात करेंगे जो वहां परिभाषित है। मेरा ख्याल है 129 था, 129 में परिभाषित हुआ था बल। 130 है, 128 में बल, 129 में आपराधिक बल, 130 में हमला। तब तो आप वही बात करेंगे। लेकिन अगर परिभाषा किसी शब्द की नहीं दी गई तो फिर पारंपरिक ढंग से शब्द से जो अर्थ समझा जाता रहा है वही अर्थ आप लेंगे। तो चूंकि बेगार ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डेफिनेशन क्लास है का मेरा ख्याल है 365, ठीक है, देखें जरा 365 ही है मेरे ख्याल से। 366 है, ठीक है, हाँ 366 परिभाषा खंड। और यह भी खूब पूछा जाता है प्री में, इसलिए क्योंकि सामान्यतः परिभाषा खंड होता कहां है? 2, 3। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का परिभाषा खंड 366 में है, और यह भारत का संविधान है। यह कहां लिखा है? मेरा ख्याल है 395, ठीक है, देखें जरा 395, मेरा ख्याल है 395 में ही है। तीन सौ 95 में तो खैर नहीं है, 393 जरा देखें। हाँ 393 कहता है इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, ठीक है, ये भारत का संविधान है। ये कहां लिखा है? 393 में। और ये भी खूब पूछा जाता है और आप खूब गलत करते हैं, ठीक है, दोनों बातें वहां लिखी। तो डेफिनेशन क्लास जो है उसमें चूंकि बेगार शब्द परिभाषित नहीं है, इसलिए बेगार की जो पारंपरिक परिभाषा है वही ग्रहण की जाएगी। और जो पारंपरिक परिभाषा है बेगार की वो ये है कि किसी ऋण के बदले में जब आप किसी व्यक्ति से काम कराते हैं अपने घर में बिना उसे कोई पैसा दिए काम के बदले, तो आप बेगार कराते हैं, ये माना जाता है। और वो ऋण कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है, लगातार चलता रहता है। तो ये 3 कामों में से कोई एक काम अगर आप करते हैं तो धारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है? कहता है कि बलात्संग प्रसिद्ध किया जाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो आप प्रथम दृष्टया तो देखें आईपीसी में भी बलात्संग प्रतिषिद्ध किया था, 374 धारा थी, ठीक है, जहां बलात्संग को प्रतिषिद्ध किया था, अपराध बनाया। इसके अलावा दासों का दुर्व्यापार 370 तो नहीं 370A, ठीक है, मानव का दुर्व्यापार दुराचारिक प्रयोजनों से, यह भी वहां
अपराध बनाया था। दासों का अभ्यासिक संव्यवहार करना वो भी अपराध बनाया था, और वो सब बीएनएस में भी है। तो ये मानव के दुर्व्यापार के संबंध में विधि में उपबंध किए गए अनुच्छेद 23 की अपेक्षा के अनुसार, और इसके अलावा भी विभिन्न विधियां बनी हैं जो बलात्श्रम के या मानव के दुर्व्यापार के, ठीक है, और या फिर बेगार के विभिन्न प्रारूपों को दंडनीय बनाती, ठीक है, क्योंकि ये प्रारूप कई प्रकार के हो सकते, विभिन्न विधियां हैं और आगे भी विधियां पारित की जा सकती हैं। लेकिन अनुच्छेद 23 को पढ़ने से प्रथम दृष्टया ये प्राइमा फेसी जो बात क्लियर होती है वो एक बात दिखाई देती है कि मानो यहां राज्य का दायित्व तो सिर्फ विधि के प्रवर्तन तक है। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगार प्रतिषिद्ध किया जाता है। तो यहां से बात यह निकल रही है कि स्टेट रोकेगा, प्रतिषिद्ध करेगा, क्योंकि प्रतिषिद्ध जब किया गया देश की मूल विधि के द्वारा तो इस प्रतिषेध को लागू करना स्टेट का काम हो गया, और स्टेट अपना प्रत्येक काम जिस अंग के माध्यम से करता है उसे कार्यपालिका या सरकार कहा जाता है। इसका मतलब प्रतिषिद्ध किया गया तो सरकार का काम बन गया कि बलात्श्रम, बेगार और मानव का दुर्व्यापार इसको प्रतिषिद्ध करे। और जब आर्टिकल आगे पढ़ते हैं तो प्रतिषेध लागू करने का जो तरीका 23 में बताया, वो क्या कहा? प्रतिषिद्ध किया जाता और इस उपबंध का कोई उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो यहां प्राइमा फेसी अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल ऐसा, ठीक है, ध्वनित करता हुआ प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है कि मानो यहां स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो मानव को दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम इसे प्रतिषिद्ध कर दे, और ठीक है, और अगर कोई इस उपबंध का उल्लंघन करता है, अर्थात इस निषेध और प्रतिषेध का उल्लंघन करता है, तो उसे विधि के अनुसार दंडित करे। अब विधि बनाने का काम, अगर विधि के अनुसार दंडित करना तो विधि बनाने का काम राज्य के अंग विधायिका के पास है, यानी वो विधायिका वो विधि बनाए, ठीक है। और अगर विधि का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन के संबंध में साक्ष्य का संकलन, ठीक है, और न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष उल्लंघनकर्ता की उपस्थिति, और एक बार उसे दंड मिल जाने के बाद दंड का निष्पादन, दंड को लागू करना, ये सब काम है। और काम कौन करेगा? सरकार, यानी राज्य की विधायिका विधि बनाएगी, बाकी ये काम सरकार करेगी, और न्याय निर्णय न्यायपालिका करेगी, यानी राज्य के तीनों अंग इन्वॉल्व होंगे और विधि के अनुसार दंडित करेंगे। विधि के अनुसार न भी कहें तो भी विधि के अनुसार ही दंडित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका, ये सरकार, नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप के सिवाय अन्य सारे काम कार्यपालिका की शक्ति में कर सकती है, और क्योंकि दंड में नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा, इसलिए यह काम बिना विधि की प्रक्रिया के हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर यहां विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ये शब्द हटा भी दें तो भी परिणाम वही रहेगा, लेकिन कानून स्पष्टता के साथ अधिनियमित किया जाता है, इसलिए यहां ये शब्द लिखें। तो सवाल ये है कि क्या राज्य की भूमिका यहीं तक सीमित कि प्रतिषिद्ध चूंकि कर दिया गया, इसलिए इस उपबंध का कोई उल्लंघन यदि करता है तो उसे विधि के अनुसार दंडित कर दे, बस
क्या इसके अलावा राज्य का कोई काम नहीं है? क्या इसके अलावा अनुच्छेद 23 के प्रति राज्य का कोई दायित्व है या नहीं है? इसी प्रश्न का जवाब एशियाड केस 1982 में उच्चतम न्यायालय ने दिया है और 32 बरस लग गए इस प्रश्न को उठने में। यह प्रश्न उठा ही नहीं 32 साल तक। पहली बार ये 32 साल बाद एशियाड केस में सामने आया और भगवती जस्टिस भगवती ने इन शब्दों को विस्तृत अर्थ दिया। किनको? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, विशेषकर बलात्श्रम को। बेगार को कोई विशेष अर्थ देने की, ठीक है, विस्तृत अर्थ दिए नहीं जा सकता क्योंकि वो अदरवाइज देखेंगे तो बलात्श्रम की ही एक शाखा है। और अगर ठीक से देखें तो मानव का दुर्व्यापार भी कई बार बलात्श्रम कराने के लिए ही किया जाता है। वो बलात्श्रम अनैतिक प्रयोजनों के लिए या नैतिक प्रयोजनों के लिए, लेकिन मानव का दुर्व्यापार भी अक्सर बलात्श्रम को ही समर्पित होता है। इसलिए महत्वपूर्ण शब्द बलात्श्रम हो जाता है। जस्टिस भगवती ने क्या कहा बलात्श्रम के बारे में, इसे पढ़ने से पूर्व यह देख लिया जाए कि एक एक्सेप्शन भी अनुच्छेद 23 में माना है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में एक अपवादिक स्थिति यह स्वीकार की गई जब आपसे बलात्सम करवाया जा सकता है। ठीक है, बेगार जिसे पारंपरिक अर्थों में बिना वेतन के काम कराना या बिना किसी रिम्यूनरेशन काम कराना यह माना जाता रहा है। ठीक है, यद्यपि बेगार का आवश्यक संबंध ऋण से भी है कि ऋण के बदले इस प्रकार से काम कराया जाना, लेकिन बेगार तब भी माना जाता रहा है जब कोई पैसा दिए बिना किसी से काम कराया जाता है। तो ये तीनों काम राज्य को कराने की अनुमति 23(2) से मिली है और 23(2) की अपवादिक स्थितियां अगर हैं तो ये तीनों काम आपसे कराए जा सकते हैं। क्या कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, यदि राज्य पर सीमा रखी है, आप बलाश्रम करा सकते हैं, बेगार भी करा सकते हैं, लेकिन काहे के लिए? सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए। ठीक है, कहता है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेंगे। यानी स्टेट विल हैव द प्रिविलेज, यहां जो राज्य को हक मिला है वो हक, ठीक है, हाफील्ड के अधिकारों के वर्गीकरण के मुताबिक किस प्रकृति का है? विशेषाधिकार की प्रकृति का ना, स्पेशल प्रिविलेज दिया है किसे? स्टेट को। कहा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, जस्ट फॉर द पब्लिक पर्पज, अनिवार्य सेवा, अनिवार्य अगर सेवा है तो आपकी इच्छा है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। आपकी इच्छा नहीं है तो फिर आपके लिए वो अनिवार्य सेवा के लिए काम करना बलात्सम की कोटि में ही आएगा। लेकिन इसके लिए भी राज्य आपको मजबूर कर सकता है यदि पर्पज कैसा है? पब्लिक। हाँ, इससे पूर्व कई गांवों में ये प्रथा थी कि जो गांव का मुखिया था उसके पर्सनल कामों के लिए गांव में निवास करने वाला प्रत्येक परिवार श्रमदान करेगा। ऐसी परंपराओं को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है क्योंकि दे आर नॉट पब्लिक पर्पज। ठीक है ना, पब्लिक पर्पज के लिए राज्य है और यू कैन नॉट कंपेल टू एनीबडी टू वर्क फॉर यू। The headman of the village is a public person, not a state. That is why he cannot compel.
to the villagers that they should contribute their labor just for his personal work, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, बट स्टेट कैन कंपल, काहे के लिए, फॉर द पब्लिक पर्पस, और ऐसा होता है उनका बीएलओ ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है, चुनाव की ड्यूटी करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, हालांकि चुनाव ड्यूटी का पैसा दे देते हैं, लेकिन अन्य चीजों के पैसे नहीं देते, ठीक है, पोलियो वैक्सीनेशन होगा, सबको लगना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कोई अलग से पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पब्लिक पर्पस है और पब्लिक के भाग आप भी हैं। और 51A जो राज्य के, जो नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों का वर्णन करता है, ठीक से आप देखेंगे तो मिल जाएगा, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ये हमें याद नहीं है, लेकिन वहां एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि जब आपसे अपेक्षा की जाए या आपका आह्वान किया जाए तो आप नेशनल पर्पस से अपने को काम करने के लिए उपलब्ध कराएंगे, खाली खाना आपका काम नहीं है नागरिक के रूप में, ठीक है, कि सब कुछ आपको मिले, आप भी कुछ करें, जो कहता है ना देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हमें भी तो कुछ देना चाहिए, ठीक है, तो वो बात यहां पर लाई गई है, कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी, यानी इट इज द प्रिविलेज ऑफ द स्टेट इफ दे वांट टू, ठीक है, अर्न द लेबर ऑफ कंट्रीमैन देन दे कैन अर्न, निवारित नहीं करेगी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो कराएंगे ही, अगर उनके पास फैसिलिटी है तो पैसा भी दे सकते हैं, नहीं है पैसा तो आप ये कहकर इनकार नहीं करेंगे कि 23 में बेगार या बलाश्रम के विरुद्ध हमें अधिकार मिला तो हम नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा, लेकिन हां ये जरूरी नहीं है कि 23 में अगर अधिकार मिल गया और हमारे पास पैसे हैं भी तो भी हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेट वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, तो अगर है पैसे तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ये स्थिति, इसीलिए शब्द आया निवारित नहीं करेगा, ठीक है, और आगे कहा ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग, लिंग नहीं लिखा है, ठीक है, केवल धर्म, जाति, ठीक है, वर्ग या मूल वंश, वर्ग उन्होंने कहा कि साहब जो है आईएएस इसमें काम में नहीं लगेंगे, ये एक वर्ग है जो रोजगार के आधार पर निर्मित किया गया है, ठीक है, क्षेत्रीयता के आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नहीं लगेंगे, ये नहीं, ये भी एक वर्ग है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर, यानी वर्ग बनाने का आधार ये कोई भी हो, लेकिन केवल वर्ग के आधार पर, केवल वर्ग के आधार पर, हां वर्ग के साथ कोई और कंसीडरेशन भी जुड़ा हुआ है तो केवल वर्ग के आधार पर वो तो वर्ग के आधार पर भी या मूल वंश के आधार पर भी आपका, या धर्म के आधार पर भी, या जाति के आधार पर भी कोई काम करने से रोका जा सकता है या काम करवाया जा सकता है, यानी विभेद किया जा सकता है, लेकिन केवल धर्म इसके आधार पर है, और ये केवल शब्द की व्याख्या जब हम लोगों ने अनुच्छेद 15 और 16 पढ़ा था तो खूब हुई थी, खूब, कि केवल इसके आधार पर नहीं, लेकिन अगर इसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा, लेकिन लिंग यहां पर मेंशन नहीं है, और चूंकि लिंग मेंशन नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी सेवा अधिरोपित करने में, ठीक है, लिंग के आधार पर राज्य विभेद कर सकता है, केवल लिंग के आधार पर, इस काम को पुरुष नहीं करेंगे, इस काम को केवल स्त्रियां करेंगी, या इस काम को स्त्रियां नहीं करेंगी,
ठीक है, केवल पुरुष करेंगे। तो लिंग के आधार पर, क्योंकि लिंग मेंशन नहीं है, विभेद के आधार के रूप में, विभेद के आधार के रूप में यानी ऐसे आधार के रूप में जिसके आधार पर विभेद करना मना हो, ठीक है, ऐसे आधार के रूप में यहां लिंग नहीं है 23 में। तो आप देखते हैं 23 तीन प्रकार की चीजों को खत्म कर रहा है। मानव का दुर्व्यापार, ठीक है, बेगार और बलात्कार, इन तीन चीजों को खत्म कर रहा है और विधि के अनुसार दंड देने की बात कर रहा है। और यही स्थिति अनुच्छेद 17 में है। इसीलिए कहा जाता है कि 17, 18 और 23 ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी प्राप्त है, क्योंकि इनमें वर्णित स्थितियां अगर उल्लंघन की गई तो वो उल्लंघन स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इनके द्वारा भी हो सकता है। और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा किया गया तो उन्हें दंडित करने की बात है। अन्य फंडामेंटल राइट से इनका विभेद इस आधार पर भी किया जाता है कि अन्य फंडामेंटल राइट के संबंध में राज्य पर जो जिम्मेदारी है वो नकारात्मक प्रकृति की है, निगेटिव नेचर की है, क्योंकि उन फंडामेंटल राइट में वर्णित स्थितियां मनुष्य लेकर पैदा हुआ है, ऐसी कल्पना है। समानता मनुष्य लेकर पैदा हुआ है, स्वतंत्रता व्यक्ति लेकर पैदा हुआ है, ठीक है। तो जो कुछ वो लेकर पैदा हुआ, जो आपने दिया नहीं, उसके बारे में संकल्पना यही है कि वो आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि आपने दिया नहीं। और अगर आप ले रहे हैं तो उसका कोई न्यायोचित आधार होना चाहिए, और न्यायोचित आधार निश्चित करने में यहां सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का पालन नहीं होगा, यहां ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का पालन होगा, ठीक है। यहां व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण आधार का, ठीक है, जिसके आधार पर उन अधिकारों का उल्लंघन ठीक माना जाए जो मनुष्य लेकर आया ईश्वर के यहां से, ठीक है। उन अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आधार के रूप में जिसको स्वीकार किया जाएगा उसके संबंध में विश्लेषण व्यक्तिनिष्ठ नहीं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। आप ठीक मानते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर देना, तो यह आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन जिस आधार पर समाज के सभी नहीं तो अधिसंख्य ठीक लोग यानी सामान्य बुद्धि के मनुष्य दूसरे की स्वतंत्रता का सीमांकन करना, यह दूसरे की स्वतंत्रता को एक निश्चित परिधि और एक निश्चित सीमा तक सीमित कर देना उचित और समुचित मानेंगे, उस आधार पर ही उन अधिकारों का या उन प्राकृतिक अधिकारों का जो मनुष्य ईश्वर के हाथ से लेकर आया राज्य द्वारा उल्लंघन न्यायोचित माना गया है। लेकिन 17 या 23 जहां राज्य की भूमिका सकारात्मक हो जाती है और राज्य पर जिम्मेदारी है कि जो कोई 17 या 23 द्वारा दिए गए अधिकार का उल्लंघन करे उसे विधि के अनुसार दंडित करे, ये राज्य पर जिम्मेदारी है। इसका मतलब राज्य की भूमिका 17 और 18 इनमें वर्णित अधिकारों के प्रति सकारात्मक हो जाती है,
जबकि अन्य जगहों पर उसकी जो भूमिका है वो नकारात्मक प्रकृति की है। उससे अपेक्षा की गई है कि वो कुछ, जब तक कि कोई जस्टिफाइड ग्राउंड यानी सामाजिक हित में स्वतंत्रता आदि को प्रतिबंधित किया जाना उचित न लगने लगे, तब तक वो ऐसा न करे। यहां भूमिका सकारात्मक है। यहां राज्य से अपेक्षा की जाती है कि यदि कोई इन अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसे दंडित करें विधि के अनुसार। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्टिकल्स, ठीक है, बिटवीन अदर आर्टिकल्स एंड दीज टू आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखें कि 23 लंबे समय तक मेन स्ट्रीम में नहीं रहा। मेन स्ट्रीम में नहीं रहा मीनिंग देयर बाय न तो नागरिक इसके उल्लंघन की शिकायत लेकर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे और न कोई स्वतः संज्ञान लेकर उच्चतम न्यायालय ने इस पर कोई विशेष काम किया। पहली बार जब भारत में एशियाड गेम्स का आयोजन हुआ, ठीक है, तब एशियाड गेम में जो विदेशी लोग यहां आने वाले थे उनके रहने आदि के लिए स्टेडियम, खेलने के मैदान, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करने पड़े और उन कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए बहुत सारे ठेकेदारों को ठेका दिया गया। विद देयर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, और चूंकि लेबर, श्रमिक जो चाहिए थे उन संरचनाओं के निर्माण के लिए वो सिर्फ दिल्ली में उपलब्ध नहीं हो सकते थे। आप लोगों ने तो 82 में एशियाड गेम्स हुए, ये आपको पता ही, ये मतलब पता ही नहीं होगा। अगर जीएस में पढ़ लिया हो तो अलग बात, वरना आप में से तो कोई होगा ही नहीं। हम भी उस समय, भाई 72 में मेरा जन्म है, तो 8-10 साल के बाद एक हल्की याद हमें है कि हाँ, 1-2 रुपए का सिक्का निकला था, उस पर एशियाड गेम्स का वो बना हुआ था। 2 रुपए उसमें मिलते नहीं थे घर से, कभी कभार देख लेते थे 2 रुपए, ठीक है, तो उस पर बना हुआ था, बस इतना ही याद है, बाकी कुछ याद नहीं, ठीक है। हाँ, हुए थे इतना याद है दिल्ली में। तो वो सारी संरचनाओं के निर्माण के लिए दिल्ली में चूंकि लेबर उपलब्ध नहीं थे तो पूरे देश से श्रमिक लाए गए थे और उन्होंने वहां काम किया था और उनके माध्यम से वो सारे स्टेडियम वगैरह निर्मित हुए। हालांकि हम तो व्यक्तिगत रूप से ये मानते हैं कि इस प्रकार के आयोजन तभी किए जाते हैं जब आप अपनी संपन्नता प्रदर्शित करना चाहते हैं। आपका खेलने का मन कब होता है? आपका खेलने का मन तब होता है जब पेट भरा हो। जब तक पेट खाली है तब तक खेलने का मन नहीं होता। यानी कोई देश खेल में आगे है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वहां खुशहाली है, ठीक है। और आप सभ्यताओं का अध्ययन करें तो जो बड़ी बड़ी विकसित सभ्यताएं हैं वहां खेल, ये मनोरंजन के साधन में खेल शामिल है, लेकिन खेल ही मनोरंजन का साधन है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अन्य ढंगों से भी लोग मनोरंजन कर लेते हैं, गा कर, नाच कर, ये भी मनोरंजन के साधन है। कविता कहकर, सुनाकर, कहानी सुनाकर, ये भी मनोरंजन के साधन। लेकिन खेलता आदमी तभी है जब उसका पेट भरा होता है। इसीलिए हमें तो ये लगता है कि खेल हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले आप उस स्थिति में तो पहुंच जाए जहां आप खेलने लायक हो। खेलने लायक नहीं है, घर में खाने को नहीं है, आप खेल कर आ रहे हैं, और आ तो तब भी
भारत आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है और हमारी जो अपनी तकनीक है किसी भी चीज को नापने और आंकने की, वो स्वयं हम ही हैं। हम अपनी समृद्धि इससे आंकते हैं। हमने कई बार आपसे कहा कि जब हम छोटे थे तो हम ही नहीं, सारे हमारे मित्र भी वो भी मध्यम वर्गीय परिवारों से आते थे। उनमें से किसी को भी ज्योमेट्री बॉक्स ये नहीं दिलाया गया घर से, किसी को नहीं दिलाया गया। हमें ही नहीं दिलाया गया ऐसी बात नहीं है, किसी को नहीं दिलाया गया। ज्योमेट्री बॉक्स लेना ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी और कक्षा 8 से पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ये कल्पना ही नहीं थी। कक्षा 8 में आकर रो धोकर जिसे मिल जाता था उसके लिए एक उपलब्धि थी। और आज नर्सरी बच्चे का आप लेने जाओ, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाता है और कोई पूछता भी नहीं। ठीक है, ये समृद्धि का लेवल है। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप हमें कम चाहते थे या मेरे मित्रों के माँ बाप उन्हें कम चाहते थे, ऐसी बात नहीं है। समृद्धि ये एक विशेष, तो आज निश्चित तौर पर समृद्धि का लेवल बढ़ा है, निश्चित तौर पर। आज 20,000 का मोबाइल सबके हाथ में है। अरे 12 का होगा, 8 का होगा, 10 का होगा, ये भी बड़ी बात है। घर में एक फोन होता था, ठीक है, ये तो अभी 10, 12, 15 साल पहले की बात है। लोग एसटीडी बात करते थे, काट देते थे तुरंत। अब वो कान में लगा लिए तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो घर में 4 फोन, सबके अलग अलग फोन है। हालांकि तकनीकी सेवाएं सस्ती भी हुई, ये भी सही है, लेकिन फिर भी समृद्धि का लेवल बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। 82 में समृद्धि का लेवल नहीं था, क्योंकि हमें याद है 2 रुपए हमने कहा ना, सिर्फ देखे थे जो एशियाड गेम में जारी हुए थे, सिक्का जारी हुआ था एशियाड गेम की स्मृति में। 2 रुपए मिलते नहीं थे उस समय खर्च करने के लिए। 1 रुपए 80 पैसे तो फीस थी हमारी, ठीक है। और अगर 1 रुपया मिल जाता था उन दिनों तो काफी समय तक पैसे खर्च करते थे। तो 82 में एशियाड गेम यहां कराने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कराए गए। अन्य से तरीके समृद्धि दिखाई गई कि साहब हम समृद्ध हैं, जबकि हमारी हालत कैसी है ये तो 82 में पता ही था। लेकिन एशियाड गेम हुए और उन एशियाड गेम्स में जो मजदूरों के साथ व्यवहार हुआ, उसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार, ठीक है, एक प्रमुखता के साथ अनुच्छेद 23 को रखा गया, तो वहां से जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया, उसने अनुच्छेद 23 को एक इंपॉर्टेंट टूल बना दिया, एक आवश्यक उपकरण बना दिया। और फिर इस उपकरण के माध्यम से श्रमिकों की दशा, इसमें आमूलचूल परिवर्तन आ गए। ठीक है, वे परिवर्तन क्या है और कौन कौन से प्रमुख मुकदमे हैं इसमें? एक तो एशियाड केस सबसे पहले, फिर एक संजीत राय का केस, ठीक है, एशियाड केस, संजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तीसरा स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। और ये जो मुकदमा है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, इसमें या ये जो मुकदमा है ये उच्चतम न्यायालय के समक्ष बाय वे ऑफ अपील गया था, उच्च न्यायालय के डिसीजन के खिलाफ। और उच्च न्यायालय का जो डिसीजन था वो जिस मुकदमे में आया था उसका नाम था रोहित वर्सेस जनरल मैनेजर इफ्को, ठीक है ना। और चौथा लेबर ऑफ सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
ठीक है, लेबर ऑफ सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी सलाल जल परियोजना के कर्मचारी के श्रमिक प्रति जम्मू कश्मीर राज्य, ठीक है, ये प्रमुख मुकदमे। और इसके साथ बंधुआ मुक्ति मोर्चा तो स्पेशली इसी पर है। नीरज चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीज आर द फेमस प्रोनाउंसमेंट, ठीक है, ऑन आर्टिकल 23। ये अनुच्छेद 23 पर प्रमुख मुकदमे हैं, लेकिन शुरुआत एशियाड केस से हुई, ठीक है। ये मुकदमे क्या कहते हैं और इनके बाद अनुच्छेद 23 किस स्वरूप में सामने आया है, इस पर बात कल करेंगे। और कल ही 23-24 दोनों निपट जाएंगे, ईश्वर चाहेगा तो।